नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे घोषणाओं की बौछार, क्या होगा बेड़ा पार। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में चुनाव को फतेह करने के लिए कई घोषणाएं भी की जा रही हैं। चुनावी साल में तैयारियों के लिहाज से बीजेपी अन्य दलों से सबसे आगे दिखाई दे रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य की विधानसभाओं का भ्रमण कर जनता को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। सीएम धामी तमाम जनसभाओं में विपक्ष पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। उनका दावा है कि जो काम पिछली कांग्रेस सरकार ने सालों में नहीं किया, उन सभी कामों को कुछ ही सालों में बीजेपी ने पूरा कर दिखाया है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सीएम धामी की जमकर सराहना भी की गई। वहीं अन्य दलों की यदि हम बात करें तो एक ओर जहां कांग्रेस कई तरह की घोषणाएं कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की ओर से भी 3 तरह की घोषणाएं अब तक की जा चुकी हैं, जिसमें रुड़की को नया जिला बनाने, फसलें खराब होने पर दिल्ली की तरह किसानों को मुआवजा देने और इसके साथ ही साथ कई अन्य घोषणाएं की गई हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में घोषणाओं की बौछार है। क्या 2022 में इससे बेड़ा पार होगा? उत्तराखंड में 2022 के दंगल को पूरा करने के लिए तमाम दलों की ओर से तैयारियां तेज हैं। चुनाव को फतेह करने के लिए तमाम दलों की ओर से लोक लुभावन घोषणाएं भी की जा रही हैं। इन सब के बीच सत्ताधारी दल बीजेपी राज्य में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य की सभी विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, जहां करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने 85 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री का दावा है कि जो काम मौजूदा सरकार कर रही है, ऐसा कार्य आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीएम धामी की घोषणाएं सिर्फ हवाई हैं, धरातल पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। गरीब के जीवन में हम परिवर्तन की बात करें तो 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया है, देश के अंदर हर क्षेत्र में इतने काम हुए हैं कि अगर हम उसकी पहले की सरकारों से तुलना करें तो ये 7 वर्षों का जो शासनकाल है, ये 7 वर्षों का शासनकाल 60 वर्षों के शासनकाल पर भारी पड़ने वाला है। तो हमारे ऐसे भाई बहन जो कोरोना काल में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए भी हमने वात्सल्य योजना शुरू करी है। हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने बच्चों के लिए 3000 रुपए प्रत्येक महीने व्यवस्था करी है। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या ये घोषणाएं हैं। हमें तो खुशी भी थी कि धामी जी ने कहा था कि मैं बातें कम करूंगा, काम ज्यादा करूंगा, लेकिन काम जीरो और बातें ही बातें, इसके अलावा कुछ नहीं है। चंद दिन हुए पुष्कर सिंह धामी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो 4 साल का जो काला जो पड़ गया था बीजेपी का चेहरा, उसको कैसे धो पाएंगे। जिस तरीके से तो मैं समझता हूं कि अब चुनाव सन्निकट हैं, दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, फटाफट भर्तियों की जो है एक वो निकाल दी गई, तो ये भर्तियों से कुछ नहीं होने वाला। ये अगली साल भर्ती होंगी, अगले शासन में भर्ती होंगी। जो इस समय घोषणाएं हो रही हैं, जब 20 दिसंबर को आचार संहिता लग जाएगी तो कैसे कंप्लीट होगा। सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ ही विपक्ष भी घोषणाओं में पीछे नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी चुनाव को फतह करने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी ने भी कई घोषणाएं करते हुए रुड़की को नया जिला बनाने, फसलें खराब होने पर दिल्ली की तरह किसानों को मुआवजा देने समेत कई घोषणाएं की हैं। कुल मिलाकर चुनाव को फतेह करने के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। देखना होगा कि जनता 2022 में किसके सर जीत का ताज पहनाती है और किसको हार का स्वाद चखाती है। देखना दिलचस्प होगा कि इन घोषणाओं का चुनाव पर कितना असर पड़ता है।
देहरादून से के न्यूज के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड में घोषणाओं की बौछार सत्ताधारी पार्टी की ओर से और साथ ही साथ विपक्ष की ओर से भी हो रही है, ऐसे में उत्तराखंड की जनता को इस समय लग रहा होगा कि बहुत ही लोक लुभावन वादों के साथ तमाम जनप्रतिनिधि सामने आने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये वादे पूरे होंगे, क्या ये वादे जो किए जा रहे हैं, ये जो घोषणाएं की जा रही हैं, इनका असली लाभ जनता को मिल पाएगा? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा, पैनल में सभी लोग आएंगे। फिलहाल हमारे साथ पीसी थपियाल वरिष्ठ नेता यूकेडी से जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके अलावा शिशुपाल रावत आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और जिस तरह से हम आगामी 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं, अगले मार्च में चुनाव आयोग के द्वारा तिथि भी घोषणा हो गई है, कुछ ही दिनों में साफ डेट्स भी आ जाएंगी। ऐसे में ये तो साफ है कि दिसंबर से आचार संहिता लागू हो जाएगी और तमाम घोषणाएं जो की जा रही हैं उनको पूरा करने के लिए जो समय बचा है वो बहुत कम समय बचा है। लेकिन राजनीति में जब बात की जाती है तो घोषणाएं करके जनता को एक बार फिर से साधने का प्रयास किया जाता है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जनता कई बार जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को चुनने के बाद में पछताती नजर आती। तो आपको क्या लगता है कि ये जो घोषणाएं, सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी की बात करेंगे, जिसकी सरकार है उसकी बात करेंगे, भाजपा की ओर से ये जो घोषणाएं आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि जनता एक बार फिर से इन घोषणाओं के चक्कर में आएगी क्या? पीसी थपियाल जी, आपसे सवाल है पहला मेरा। देखो, घोषणाएं राजनीति का अभिन्न अंग है और घोषणाओं से ही राजनीति और राजनीतिज्ञों का जो विजन है उसको जनता परखती है। लेकिन जो 21 साल राजनीति उत्तराखंड में चलती आ रही है, इसके चलते लोगों का विश्वास हट गया है और उनको ऐसा लगने लग गया है कि झूठ के बेसिस पे, झूठ के धरातल पे खड़ी राजनीति आज राज्य की जनता को कुछ नहीं दे पाई 21 सालों में, तो आगे इनकी घोषणाएं क्या दे पाएंगी। लेकिन ये सत्य है कि इस राज्य में 21 सालों में जो राज्य है, इसमें विजनरी नेताओं का जो टोटा रहा है, जो अभाव रहा है, वही हमारे जो विनाश है। जिस तरह से आज हम असहाय होकर चौराहे पे खड़े हैं, वो यही नेताओं के कारण खड़े हैं जो खुद में तो भू संपदा के मालिक बन गए, लेकिन जनता को उन्होंने नंगा फूका चौराहे पे खड़ा कर दिया है और उसको तरसाते हैं कि तुमको हम ये देंगे, वो देंगे। लेकिन जो यथार्थ है इस जमीन का, उससे वो नहीं जानते कि जब हम वास्तव में सत्ता में आएंगे तो ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो क्या समझ रहे हैं कि अगर हम ये कहते रहे, क्योंकि आजकल कोई भी दल हो, चाहे मतलब यथार्थ की जमीन से बहुत दूर खेलते हो राजनीति को, क्योंकि राजनीति एक क्रिकेट मैच की तरह बन चुका है, कबड्डी की तरह बन चुका है। इसमें जो पहले एक विचारधाराएं होती थी और नेताओं के विजन होते थे, वो अब नहीं मिलते हमें। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस भूगोल को समझना, पहाड़ के भूगोल को समझना आज के नेताओं के परे है, वो नहीं समझ सकते। इसलिए बच्चों की तरह जो घोषणाएं करते रहते हैं तो जनता उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देती। और यही कारण है कि आज राजनीति और राजनेताओं ने अपना जो एक सम्मान था समाज में खो दिया है। और उस सम्मान को खोने के लिए जो इन्होंने जो काम किए, जब सपोज करो कि हम किसी भी दल का एनालिसिस करें, हमने भाजपा कांग्रेस को बहुत साल से देख लिया है, बारी बारी से आए और खेलते रहे अपनी कुर्सियों की लड़ाई में। कौन नहीं जानता कि ताश की पत्तों की तरह इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं और कभी भी स्थिरता 21 सालों में इन्होंने नहीं दी है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो। लेकिन जो तीसरे दल हैं, वो तीसरे दल अगर जैसे इस समय केजरीवाल जी का दल दिल्ली से अगर एंट्री कर रहा है उत्तराखंड में, तो वो जो चुनावी मुद्दे अपने दे रहा है, तो उसपे भी तो जो लोग विजनरी लोग हैं उनको शक हो रहा है। क्योंकि एक अगर वो बोलते हैं जी, पीसी थपियाल जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के शिशुपाल जी भी जुड़े हुए हैं, शिशुपाल जी से भी यहाँ पर जानना चाहेंगे। जिस तरह से शिशुपाल जी, हम बातचीत कर रहे हैं 2022 के चुनाव से पहले घोषणाओं की बात होती है। यहाँ पर पीसी थपियाल जी ने जो कहा वो सही कहा कि घोषणाएं राजनीति का अभिन्न अंग है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले स्वागत कराना चाहूंगी। हमारे साथ सीमा दौरा जी भाजपा से प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा अनिल भास्कर कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
शिशुपाल जी आपके पास पहले आऊंगी, आपसे मैं सवाल जानना चाह रही थी। यहाँ पर हम घोषणाओं की बात कर रहे थे और घोषणाओं की बात में जिस तरह से पीसी थपलियाल जी ने कहा है कि राजनीति का अभिन्न अंग होती हैं घोषणाएं, ये अच्छी बात है। एक राजनीतिक को अपने विचारों के साथ ही विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यही एक साधन होता है जनता के बीच में अपनी बात रखने का। लेकिन एक लंबा दौर बीत चुका है और अब कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझने लगी है कि यदि वादे किए जाते हैं और वो पूरे नहीं होते हैं तो कुछ हद तक जनता समझती है और यही वजह है कि कई मामलों में पटकनी भी देती है। क्या लगता है आपको कि झूठी घोषणाएं कब तक जनता का मन बहला सकती हैं? देखिए, राकेश थपलियाल जी समझदार व्यक्ति है, उन्होंने सारी बातें कह दी। करीब करीब ये यथार्थ है कि लोग आज नेताओं के घोषणा पे, नेताओं के भाषणों पे थोड़ी देर सुनते तो सही हैं, लेकिन उसके बाद ये समझते हैं कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए हमारे से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद ध्यान नहीं देते। लेकिन मजबूरी थी कि लोग के मन में था कि भाई इस बार कांग्रेस से नाराज होकर के बीजेपी में चले जाएंगे या बीजेपी से नाराज होकर के कांग्रेस में चले जाएंगे। अब तीसरा विकल्प आदरणीय केजरीवाल जी का जो गुड गवर्नेंस दिल्ली का है, जिसमें उन्होंने एक अच्छी सरकार चला के पर ईयर 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट में सरकार चल रही है, तो वो अब लोग भरोसा करने लग गए हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड में है 21 साल में 66,000 करोड़ का कर्जा उत्तराखंड की जनता के ऊपर आ चुका है। थपलियाल साहब के मैं थपलियाल साहब को इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि एक वीडियो आपके कोई यूकेडी के नेता है उनकी चली कि दिल्ली वाले झूठे वादे कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कतई नहीं है। हम राजनीति नहीं थपलियाल साहब, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आपको मानना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि चाहे कोठियाल साहब हो, चाहे मैं हो या कोई अन्य लोग भी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीछे छल कपट है ये खत्म होना चाहिए सर। ये अपील सभी राजनीतिक दलों से है और मैं ये भी मानता हूं कि नेताओं से ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने किया। उत्तराखंड में लूटने का काम उन्होंने ज्यादा किया है। लेकिन जहां तक हमारी बात है कि आपके जो नेता कह रहे थे कि कहां से देंगे या हमारी जो घोषणाएं हैं, हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर आज की तारीख में 57,400 करोड़ का बजट उत्तराखंड का है और ये मार्च तक अगर नेक्स्ट सत्र में 60,000 करोड़ के करीब हो जाएगा, इसमें आप ये लगा लीजिए कि सारे डिपार्टमेंटों में मिला के आप देखिए 20% तक जो है भ्रष्टाचार में चोरी होती है। उसे कौन लेता है ये आप भी जानते हैं, सब नेता लोग भी जानते हैं और अब जनता भी जानने लगती है। अगर वही 20% बच जाएगा तो एक साल का जो बजट है वो करीब करीब जो है पंचवर्षीय योजना में एक साल का बजट जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और उसी से हम बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कसम खा रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। राजनीतिक और राजनीतिक नेताओं से जनता का भरोसा उठ चुका है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। आज इसको स्थापित करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो जहां तक रही मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं की बात, हमने काम किया पार्टी में, लेकिन हम देखते थे कि अगर कभी नरेंद्र तिवारी जी अगर घोषणा करवाते थे तो उनको अनुभव था। एक वो कहते थे भाई मैंने घोषणा तो कर दी, लेकिन आप डीएम साहब के पास चले जाना कि उन्होंने वो सचिवालय भेजा है नहीं भेजा है। लेकिन आज तो जैसे ताश के पत्तों की तरह वाकई में मुख्यमंत्री बना दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शिशुपाल जी आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ सीमा जी भी जुड़ी हुई है, भाजपा से जुड़ी, उनसे भी जान लेते हैं। सरकार है उनकी, घोषणाएं हुई हैं, तो आखिर कितनी घोषणाएं पूरी होंगी, कब तक पूरी होंगी? सीमा जी, घोषणाओं को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। कई घोषणाएं ऐसी होती हैं, हम हर घोषणा की बात नहीं करेंगे, तमाम घोषणाएं पूरी भी की जाती हैं, तमाम वायदे पूरे भी किए जाते हैं और उत्तराखंड सरकार में भी कुछ कर्मचारी जो हैं जिनकी मांगे चल रही थी वो पूरी जरूर हुई हैं। लेकिन जिस तरह से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, दिसंबर से आचार संहिता लगेगी, क्या लगता है आपको ये तमाम घोषणाएं जिनको मंच से जनता से वादे किए गए हैं, ये सभी घोषणाएं क्या पूरी हो पाएंगी? क्या उत्तराखंड की जनता को जितने वादे सरकार ने किए हैं वो सभी वादे पूरे होंगे? कोरोना के रहते हुए भी हमने करीब 85% पिछली बार जो घोषणाएं की थी उसको पूरा कर दिया और अभी भी आपने जितनी घोषणाएं देखी, आज एक लंबा चिट्ठा है हमारे पास और वो सभी पूरे किए जाएंगे, इस बात से हम आश्वस्त करते हैं और आपको, और हम लगातार इसमें प्रयास कर रही है सरकार और अभी भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई चीजें तो हमने ऐसी हैं कि अभी बोला और तुरंत उसके बाद शुरुआत भी कर दी गई, उसकी बिल्कुल धरातल पे उतार दिया गया है। हम ख्वाबों में नहीं कहते और ना ही हम पेपर वर्क करते कांग्रेस की तरह कि उन्होंने सिर्फ फाइलों में काम किया जाता है और उसके बाद दूसरी सरकार आ जाती है जब उसको कुछ घोषणाओं के नाम बताएंगे कि जो पूरे हुए हों? जी क्यों नहीं।
कुछ घोषणाओं के नाम बता दे जो पूरे हुए हों। जी सीमा जी, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को वहां से भगा दिए थे लोग, ऐसा तो नहीं है कहीं ये वाली घोषणा। सीमा जी, अनिल जी की बात का आप जवाब दें, वो घोषणाओं के नाम जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए कितनी घोषणाएं हमने करी, बच्चों के लिए हमने कितनी सारी घोषणाएं करी थी। हमने बच्चों को ये साइकिलें दी थी, इसमें हमने पहले घोषणा की थी, हमने वो दे दी। बच्चों को जो हमने रोजगार में दिया, रोजगार दिया बच्चों को। फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको, स्वरोजगार में हमने जो योजनाएं दी थी उसको इम्प्लीमेंट करा हमने उसको। मैडम हमने होम स्टे को करा, हमने स्टे को करा। देखिए कर्मकार बोर्ड में साइकिलों का घोटाला भी खुलना बाकी है। अभी घोटाले की बातें आप बाद में करेंगे। हमने जो कहा था घोषणाएं पूरी कर, और हम आज भी कर रहे हैं। आज भी इसमें यही लिखा हुआ है कि हम बच्चों को, जो छोटे लाइन से बच्चों को हम लोग साइकिल देंगे, मैदानी वालों को, और जो मैदान में नहीं रहते उनको 2800 रुपए देंगे। तो हम दे रहे हैं ना, आप लोगों को उसको क्या लगता है? जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लगातार उसका। कहां पर दिए गए, कहां पर जी बिल्कुल। तो ये तमाम घोषणाएं, इसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंच से की है कि उपनल कर्मियों को तमाम चीजें दे दी गई हैं। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि ये घोषणाएं क्या पूरी हो पाएंगी। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्ली वासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम देवभूमि की दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं घोषणाओं की बौछार के 2022 में होगा बेड़ा पार। हमारे साथ पैनल में सभी लोग जुड़े हुए हैं। सीमा दौरा भाजपा से जुड़ी हुई हैं, पीसी थपियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से जुड़े हुए हैं, शिशुपाल रावत आम आदमी पार्टी से और अनिल भास्कर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से लगातार भाजपा की घोषणाओं की हम बात कर रहे हैं, तमाम अन्य पार्टियों विपक्षी पार्टियों की बात कर ले, कांग्रेस की भी बात कर ले, तो घोषणाओं में फिलहाल उत्तराखंड में कोई पीछे नहीं रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि जो काम 60 सालों में नहीं हुआ वो 7 साल में उन्होंने कर दिखाया है। क्या कहना है इस पर आपका? इसमें मैडम क्या कहें, पहले तो मैं हमारे बहन सीमा बोरा जी बोल रही थी, मैं उनका ताली बजा करके स्वागत करता हूं कि उन्होंने झूठ का बोलने का काम किया। जो काम प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ता तक झूठ बोल करके काम करते हैं और थाली बजवाने का काम करते हैं, मैं उन सब के लिए ताली बजा करके उनका स्वागत करता हूँ कि झूठ बोलते हैं। दूसरी बात मैडम, घोषणाओं की बात रही है, यहाँ पर सब लोगों ने बात की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2002 में सरकार आई थी तो उस समय कोई भी इस प्रकार की बात या वादा नहीं किया गया था कि सिडकुल लगाए जाएंगे या यहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा। उसके बाद सरकार आई और अपने एक विजन से, वो कांग्रेस का विजन था और व्यक्ति, हमारा कांग्रेस का हर व्यक्ति उस विजन का फॉलो करता है। निश्चित रूप से उसमें प्रदेश में सब लोग जानते हैं, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में चमक रहे हैं, सिडकुल जितने भी सबके सामने हैं। उसके साथ साथ जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात शिशुपाल रावत जी ने भी कही थी कि तिवारी जी जो बोलते थे उसका जियो और उसका आदेश करवाने का काम करते थे। धन्यवाद उनको, तिवारी जी की वो बात उनको याद है। लेकिन उसके साथ साथ जो उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत जी, उनके समय भी ये सब बातें हुई कि यदि कोई घोषणा हुई तो साथ साथ उसका इंप्लीमेंट हुआ, उसके साथ साथ उनकी घोषणाओं का जियो जारी हुआ, लगभग मैक्सिमम कामों का उन्होंने आदेश करवाया। वो सबके सामने है कि किस प्रकार उनकी सरकार को गिराने का और किस प्रकार उन्होंने अपने कार्यकाल को सही उसने बचाते हुए उत्तराखंड के विकास में किस तरह से उसका काम किया, वो सबके सामने है, किस प्रकार को उनको अस्थिर करने का काम किया। फिर भी उन्होंने काम किया और घोषणाओं के साथ साथ उन कामों को पूरा कराया। मैं बीजेपी की 2-3 योजनाओं की बात करना चाहूंगा, खासतौर से 2 योजनाओं की। मेट्रो का काम हरीश रावत जी के समय पूरा शुरू होना था और वो लगभग हरिद्वार में तो शुरू हो चुका था, वहां पर खुदाई का सर्वे भी शुरू हो गया था। आज वो सारा काम बंद हो गया है, ठीक है। उसमें हरीश, जब पूर्व मंत्री मदन कौशिक जी और उसमें पूरी टीम को लेकर के विदेश दौरे पर गए कि हम आएंगे, मेट्रो के नई सिस्टम से उसको बनाएंगे, वो आज कहाँ है, सब गायब हो गया। हरिद्वार देहरादून में मेट्रो काम नहीं चल रहा है। हरिद्वार में एक रिंग रोड बननी थी और उस रिंग रोड का 3 बार उद्घाटन हो चुका है, 2 बार उद्घाटन हो चुका है, 1 बार उसका प्रचार हो रहा है, आजकल फिर प्रचार हो रहा है उसका। गडकरी जी उसका उद्घाटन करके चले गए 2019 में। उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनके नाम के बोर्ड लग गए, विकास पुरुष और ग्रीन वो रिंग रोड बनाने वाले। इस प्रकार के आज भी वो रिंग रोड का काम कहाँ चल रहा है, कहाँ उसका जियो है, कहाँ उसका नक्शा है, कौन कौन सी जमीन से निकला, कुछ नहीं पता है। सेम इसी तरह का काम बिल्कुल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान मुख्यमंत्री रहे। आखिर इतनी घोषणाएं करने से अच्छा ये अगर 2 या 3 ऐसे कोई बड़े काम कर देते कि जिसके साथ साथ पूरे उत्तराखंड का भला होता, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छा मील का पत्थर होता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे आदरणीय, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बोला कि दोनों पार्टियों ने छला है। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों ने छला है, ये नकारात्मक प्रचार है। सबको एक ही तराजू पे तोलना, उसको मैं उचित नहीं मानता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप तुलना करें तो ये देखें कि कांग्रेस के कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन सी कार्यों की घोषणा हुई और उनके जियो भी तुरंत लागू हुए या नहीं हुए। तो ये सारी जो एक जो तुलना हो, उसके बाद ये कहा जाए कि सारे नेता एक ही पलड़े में है या अलग अलग पलड़े में है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने काम आज तक उत्तराखंड में हुए हैं, जिसमें संपन्न हुआ है उत्तराखंड, जो काम पहले पूरे प्रदेश के अंदर ऊपर तक भी जाकर के गांव के स्तर तक सड़कें नहीं थी। अनिल जी यहाँ पर साफ है, आप अपनी पार्टी के कार्य को गिनाएंगे, सीमा जी अपनी पार्टी के कार्य को गिनाएंगी। आम आदमी पार्टी ने जरूर एनडी तिवारी जी यहाँ पर तारीफ करी, लेकिन ये भी तो बोला है कि 86,000 करोड़ का कर्ज उत्तराखंड पे आया है। सरकारें आपकी भी रही है, सरकार भाजपा की भी रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब दे कौन होगा? इन तमाम चीजों पर हम आएंगे, पीसी थपियाल जी के भी पास आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से चुनाव को देखते हुए घोषणाओं का दौर जारी है, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या ये तमाम घोषणाएं एक बार फिर से जनता को छलने का काम कर पाएंगी और 2022 में तमाम पार्टियों का बेड़ा पार लगा पाएंगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देवभूमि के दंगल में घोषणाओं की बौछार को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं। सीधे रुक करते हैं डिबेट की ओर। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। पीसी थपियाल जी, आपके पास आएंगे। और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से अनिल जी का ये कहना था कि भाजपा और कांग्रेस सभी को एक ही तराजू से ना तौला जाए, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि हम जब सरकारों की बात करते हैं, जब घोषणाओं की बात करते हैं, तो सीधे तौर पर जनता से सरोकार है हमारा। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जनता के सामने वो घोषणाएं रखी जानी चाहिए जो सही मायने में धरातल पर आ सकती हैं और जिनमें कोई लाग लपेट, धोखाधड़ी ना हो। जनता को ऐसा ना लगे कि चुनाव से पहले तो बड़े मन लुभावन वादे किए गए और जनता के सामने एक बेहतरीन तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो, जनता को इस बात का आभास हो कि ये तमाम लोक लुभावन वादे ऐसे थे जिनमें से आधे तो पूरे ही नहीं हो सकते थे। क्या कहना है आपका? दोनों दल जो हैं, जो 21 साल से 11 साल भारतीय जनता पार्टी के हो गए, 10 साल कांग्रेस के हो गए, तो जो इन्होंने यहाँ शासन किया है, तो ये दोनों दल एक सिक्के के 2 पहलू नजर आए जनता को। उसका कारण ये है कि आज भी अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो आधे वो कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस की सरकार में थे, वो आज भाजपा की सरकार में है और कांग्रेस की सरकार में उनको भ्रष्टतम नेताओं में माना जाता था। दूसरी चीज ये है कि दोनों दलों में अस्थिरता रही है। जब हमारे तिवारी जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी कुर्सी 5 साल तक हरीश रावत हिलाता रहा है। इधर जब खडूरी जी ईमानदार नेता
सत्ता में आए तो उनकी कुर्सी को उसी दिन जिस दिन वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर हुए, कोश्यारी जी ने हिलाना शुरू कर दिया और पटक दिया निशंक जी ने। तो दोनों दलों की अस्थिरता हमारे लिए अब शाप बन के आई है। अब लोग ये इसलिए इन लोगों पे इन्होंने दोनों दलों करके और इस राज्य में फ्री वो देंगे। लेकिन जो उत्तराखंड क्रांति दल का विजन है उसमें हम ये कहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, कि वो भ्रष्टाचार का खत्म करने के नारे के साथ आए हैं और उसके बाद वो इतने साल हो गए उनको, वो भ्रष्टाचार पे रंग भी नहीं चुबा पाए। संस्थागत भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार की डेफिनेशन शायद में जो भी बैठे होंगे उनको ये नहीं मालूम होगा कि संस्थागत भ्रष्टाचार होता क्या है। और संस्थागत भ्रष्टाचार इतना खतरनाक है कि अगर आज हमारे उत्तराखंड में केजरीवाल जी बिजली फ्री करना चाहेंगे तो जिस तरह से पावर कॉर्पोरेशन यूपीसीएल उनके आड़े हाथ आएगी, क्योंकि वो सबसे पावरफुल सरकारी संस्थान है। दिल्ली में इन्होंने इसलिए कर दिया था कि दिल्ली की बिजली प्राइवेट हाथों में थी। तो जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि इनकी घोषणाएं बिल्कुल जमीन में उतरने वाली नहीं है, ना ये कहीं सत्ता के नजदीक फटकने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हम सत्ता से आगे सोचते हैं कि जो संसाधन इस राज्य के रहे हैं उन संसाधनों पे माफिया का कब्जा इन दोनों दलों ने करवाया है। आज हमारी टीली झील किसके कब्जे में है? आज हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारी बिजली क्यों खा रहा है? हमारा संवैधानिक अधिकार है अपनी टीली झील पे, लेकिन उसका उपयोग यूपी कर रहा है। 29 संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में हमारे पीठ पे छुरा भोंका है। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि इन दलों का जो ये नौटंकी और जो नाटक और क्रिकेट मैच राज्य में चल रहा है, ये यहाँ की बेसिक जो अम्यूनिटीज हैं जनता के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार देना, वो इनके बूते के बाहर है। यहाँ पे आर्थिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन में सबसे धनी राज्य है, लेकिन उन पे वो पूरे माफियों के हाथ में खेलते हुए माफिया प्रस्त राजनीति यहाँ पे पनप चुकी है और उसको चैलेंज करना, उसको खत्म करना किसी के बूते के बाहर है। इसलिए यहाँ के जो धरती पुत्र हैं वो जानते हैं कि किस तरह से हम अपने प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों को इन माफियों के हाथ से छीनेंगे। और दूसरी ओर अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को अगर चैलेंज करना चाहते हैं और तीसरा विकल्प खड़ा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आपस में यूनिटी भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना आपका। देखिए राजनीति में बेहतर विकल्प यदि आते हैं तो जनता का हमेशा फायदा है और ये होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये है कि कम से कम ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए, जो अभी होती हुई नजर तो नहीं आ रही। हम शिशुपाल जी आपके पास ही आएंगे। पीसी थपियाल जी ने जो सवाल यहाँ पर उठाए, आप खुद कह रहे हैं कि 86,000 करोड़ का कर्ज उत्तराखंड में है, और ऐसे में जो सवाल यहाँ पर उठाया है पीसी थपियाल जी ने, वो सवाल भी साफ तौर पर है कि आप किस तरह से बिजली फ्री कर पाएंगे। घोषणा करना बहुत आसान है, सबसे पहली बात तो किस तरह से आप कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि जब आप खुद बोल रहे हैं कि 86,000 करोड़ का कर्ज है, तो बिजली फ्री करके क्या आप और कर्ज में नहीं डुबाएंगे राज्य को? जी शिशुपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिशुपाल जी के पास वापस आएंगे। इसी बीच सीमा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सीमा जी, यहाँ पर पीसी थपियाल जी ने जो तमाम सवाल उठाए हैं, यहाँ पर घोषणाएं करना बहुत अच्छी बात है, कुछ घोषणाओं को पूरा भी किया गया है। कोरोना काल में जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य किया गया है उसको लेकर सराहना भी की जाती है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से उपनल को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर, इन तमाम लोगों को घोषणा की गई है, क्या चुनाव आने से पहले ये तमाम घोषणाएं पूरी हो जाएंगी? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए मैम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दम पे हमने कोरोना को जीता है एक्चुअली, सच जो ये है। लेकिन तब भी उनको सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है सीमा जी, तब भी उनको बोला गया है कि उनकी वेतन भी बढ़ेगा, बहुत जल्द ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी। और कोरोना काल में आप ये देखिए, ये कहते हैं 2 साल में कुछ हुआ नहीं, आप ये देखिए 2 साल से तो उत्तराखंड इतने कोरोना काल से गुजर रहा है, उसके बावजूद कहीं कोई कमी दिखी आपको? कहीं कुछ भी।
स्वरोजगार पे लोगों ने, जो बाहर से लोग आए, हमने तुरंत उसको सरकार ने ऋण देना शुरू करा। 50,000 पे 20,000 की सब्सिडी देना शुरू कर दी थी पहले से। अच्छा, फिर ये होम स्टे उन्होंने लागू किया। जो गांव के लोग थे, जो इंटीरियर में बसे हुए थे, जहां पर हम लोग जाते नहीं है, तो वहां पर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे करा, ताकि वहां के लोगों को रोजगार भी मिल जाए और जो घर पे जो लोग बाहर सेटल हो गए थे। मैडम होम स्टे वीरचंद गढ़वाली योजना का एक पार्ट है, ठीक है ना, वो और तिवारी जी के समय में लागू हो चुका था वो। सर पहले तो हमने कभी देखा नहीं, हम इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे टाइम में देखा नहीं, इसका मतलब आप उत्तराखंड पे नजर नहीं रखती आप। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते, आप लोगों के यहाँ फाइलों में काम होता है सर। पेपर वर्क तो बहुत अच्छा करते हैं कांग्रेसी, इतना फाइलों में काम होता है। इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो बीजेपी ने किया था। हमारी चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो कांग्रेस ने लागू की थी, बिल्कुल बिल्कुल सफल योजना थी। और अगर आपको नहीं जानकारी है, इसका मतलब पहाड़ पे घूमने नहीं जाती है, मैं माफी चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं मालूम उनको, पहाड़ पे घूम के आइएगा पहले। जी सीमा जी अपनी बात पूरी करें आप। अनिल जी आपके पास आएंगे। सीमा जी अपनी बात पूरी करें। इनको बोले, इन लोग तो ये तो खाली वक्ता बहुत अच्छे, श्रोता अच्छे नहीं है ना। मैंने इनको ये क्या बोला कि गलत बोलेंगे तो मैं माफी चाहूंगा, गलत बोलेंगे क्या सर, क्या मैंने आपको बोला? मैंने ये कहा नहीं कि रोजगार स्टार्ट किया, होम से स्टार्ट किया, हमने कहा उसको बढ़ावा दिया, इतना ज्यादा बढ़ावा दिया। आप कोरोना काल में जो लोग चले गए थे या जो लोग बाहर सेटल थे, उनको सेटल किया वापस आके इसके होम स्टे के अंतर्गत। मैंने ये बोला आपको, हर चीज में आप लोग क्यों इतना एक्साइट हो जाते हैं? इतना एक्साइट अभी आपका जवाब दूंगा, मैं आपकी पूरी बात का जवाब दूंगा। देखिए ना बात नहीं है, मैं आपको यही तो कि कोरोना में जो लोग बाहर चले गए, तो जो लोग यहाँ पर वापस आना चाहते थे होम स्टे के तहत, हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। शुरू में उनसे पूरा किराया लिया गया। अगर हम विपक्ष नहीं बोलते। सीमा जी मेरा सवाल ये है, सीमा जी मेरा सवाल ये है कि पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे में बढ़ोतरी के साथ ही साथ तमाम जो सड़कों पर उतर रहे थे, आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं, उपनल कर्मियों की बात कर ले, और तमाम विभाग के कार्यकर्ता सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अलग अलग जाकर ज्ञापन दे रहे थे, उनको लेकर घोषणाएं जरूर कर दी गई हैं, लेकिन कागज पर अभी वो घोषणाएं हैं। वो घोषणाएं क्या अगले चुनाव से पहले पूरी होंगी या नहीं होंगी? पूरी होंगी तो उसकी तिथि क्या है, ये जानना चाह रही हूँ आपसे मैं। देखिए घोषणाएं सभी करते हैं, उसमें बीजेपी नहीं करेगी तो उसमें क्या दोष देंगे बीजेपी को? घोषणाएं तो सभी करते हैं, मैनिफेस्टो सभी बनाते हैं, तो हमने भी घोषणाएं करी और हम पूरा आपको आश्वासित करते हैं कि सारी घोषणाएं पूरी होंगी, ठीक है। और हम तो आश्वासित नहीं कर सकते, इनकी तरह लड़ तो सकते नहीं है। पलायन को हमने रोका, आपने देखिए आज से 3 साल पहले मैं ही कहती हूँ आपकी कांग्रेस ठीक है आपका जी। अनिल जी आपके पास आएंगे। सीमा जी का ये कहना है कि तमाम घोषणाएं जो की हैं इन्होंने, वो घोषणाएं आगामी चुनाव से पहले पूरी करेंगे और जनता के सभी वादों को पूरा करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या वादे पूरे हो पाएंगे? मैडम उनसे एफिडेविट ले लीजिए, अगर शपथ पत्र देकर के वो कहती है तो उनकी बात को हम मान लेंगे, ठीक है। अगर मान लिया इस प्रकार की बात कह करके वो सर सोच बदलिए, नेगेटिविटी से कुछ नहीं होगा, नकारात्मक सोच लेके बैठेंगे। नकारात्मक तो आरएसएस फैलाती है। आपने अपना कुछ बोलना है तो हमें सुनने की जरूरत है, क्या बोल सकते हैं? ठीक है अनिल जी, अनिल जी इस मुद्दे पर उन्होंने आश्वासन दे दिया है, हमें कुछ दिन तो इंतजार करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेलीविजन पर बोला है, टेलीविजन की क्लिप जरूर रख सकते हैं। लेकिन अनिल जी आपसे भी अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि तमाम तरह की घोषणाओं की जब हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, और कांग्रेस की भी बातचीत कर रहे हैं, पीसी थपियाल जी का भी साफ कहना है कि 10 साल और 11 साल अगर दोनों लोगों की सरकारें रही हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दोनों लोगों की बनती है उत्तराखंड की जनता के सामने। आज उत्तराखंड में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने मंच से ये भी कहा है कि 25 साल का जवान जब उत्तराखंड होगा तो देखने लायक होगा। क्या आपको लगता है आपकी भी जिम्मेदारी, कांग्रेस की भी सरकार रही है, भाजपा की भी सरकार रही है, इसके बाद मैं पीसी थपियाल जी के पास भी आऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से काम होगा, और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की यदि आप योजनाओं को गिनाने की यहाँ पर बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपने इस तरह का काम किया है कि 25 साल का जब उत्तराखंड जवान होकर रहेगा तो भारत के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश होगा, उसको देखकर कहा जा सकेगा कि हाँ 25 साल का उत्तराखंड जवान हुआ है और ये देखने लायक है? मैडम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा निवेदन है कि वैसे तो मुझे नहीं पता कि सब लोग कैसे करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ने क्या घोषणाएं की थी और क्या काम हुए थे या क्या नहीं हुए थे, इस पे कोई चर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि अगर जब उत्तराखंड बना था तब क्या हमारे प्रदेश में था और आज क्या है, क्या क्या व्यवस्थाएं उसके बाद बढ़ी हैं, आप सिर्फ उसकी लिस्ट बना लीजिए और ये मालूम कर लीजिए कि ये काम किसके समय में शुरू हुआ और किसने इस पे योजनाओं पे काम किया, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं। मैं समझता हूं हमें वो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, और ये बात आप हर शहर के स्तर पर भी मालूम कर सकते हैं,
प्रदेश स्तर भी मालूम कर सकते हैं। हाँ, उन चीजों को पटरी से उतारने का काम अनिल जी, लेकिन अगर आपको योजनाएं गिनाने की जरूरत नहीं है तो आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस को भी ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि बिजली मुफ्त करेंगे? नहीं, देखिए, एक मुद्दा होता है, कई बार किसी चीज के मुद्दे पर अगर बात आती है तो निश्चित रूप से लगता है कि वो सुविधाएं हम बढ़ा करके अपने प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं, तो ठीक है, उसमें देने के लिए अलग चीजें हो सकती हैं। और वैसे तो आज की तारीख में जनता खुद बोल रही है कि जो काम कांग्रेस के समय में हुआ था वो काम बीजेपी नहीं कर पाई, तो हमें उसके लिए बोलने की आवश्यकता ज्यादा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात है, प्रकाश सपलियाल जी की बात पे पहले आ जाऊं मैं। उन्होंने अगर उपरांत की बात, मैं उनके सामने एक बात लेके आना चाहता हूँ कि जब दिवाकर भट्ट 5 साल ही मंत्री रहे, उसी समय उन्होंने बाबा रामदेव ने उनके ऊपर आरोप लगाया था 2 करोड़ रुपए लेने का, तो भ्रष्टाचार में तो खुद डूबे हुए हैं। दूसरी बात, अगर वो आज ये बोलते हैं कि गुटबाजी बीजेपी कांग्रेस सब में है, तो मैं कहता हूं सबसे पूरा घर जो शीशे का बना हुआ है वो तो उन्हीं का बना हुआ है। उनके अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं है जो दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार हो। कितनी बार उपरांत टूट चुकी है, कितनी बार उपरांत फिर जुड़ी है, फिर टूट गई है। तो मेरा निवेदन ये है कि नकारात्मकता पूरे प्रदेश में फैलाने के बजाय अगर वो इन्हीं दलों में शामिल होकर के इन दलों को दिशा दे करके उत्तराखंड को दिशा देने का काम करते हैं। लेकिन अनिल जी, पीसी थपलियाल जी का कहना है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो बड़े बड़े मंचों से कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम पार्टी है। आम आदमी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी तो सीधे मैं मानता हूँ कि बीजेपी की बी टीम है ही वो, और साथ साथ वो तो आपको कहते हैं अनिल जी, आम आदमी पार्टी आपको कहते हैं? नहीं, हमें क्या कहते हैं? आपको बी टीम कहते हैं भाजपा की? हमें जी, वो कुछ भी कर लें, अगर मान लिया उनके कहने से थोड़ी हो जाएंगे हम, लेकिन वो तो लड़ते वहां है जहां पर कि बीजेपी कमजोर होने लगती है, तो आज की तारीख में सब लोग समझ चुके हैं। हम तो सीधे विपक्ष है उसका, बीजेपी का। तो दूसरी बात ये है कि वो जो इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, दिल्ली के सपनों को दिखा करके पहले वो ये पूरा कर दें कि दिल्ली में अगर जो खर्चे उनके पास नहीं है, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंटेलिजेंस का होता है या पुलिस का होता है, कई सारे बहुत सारे विभाग हैं जिनको केंद्र सरकार से तनख्वाह मिलती है, जो राज्य सरकार के ऊपर खर्चे नहीं है वहां पर दिल्ली के अंदर, अगर वो खर्चे यहाँ पर दिल्ली में भी देने पड़ेंगे तो क्या वो प्रॉफिट में रहेंगे वहां पर? वो इस तरह की आगे बात बताएं, और ये बताएं कि अगर यहाँ 300 यूनिट देने की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में क्या 200 यूनिट दे रहे हैं, फिर वहां पे भी 300 यूनिट कर देना। जी बिल्कुल। तो शिशुपाल जी है नहीं अभी हमारे साथ, शिशुपाल जी यदि होते तो मैं उनसे ये सवाल जरूर करती। पीसी थपलियाल जी आपके पास आऊंगी। अनिल जी का साफ तौर पर, जी अनिल जी आपके पास आऊंगी। पीसी थपलियाल जी, अनिल जी का साफ तौर पर ये कहना है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, क्या कहना है आपका? देखो, सत्ता इन लोगों के हाथ में थी। हम लोग, इनकी मजबूरी जब हुई कि जब अगर दोबारा चुनाव ना हो, उस मजबूरी में हम फंसे, लेकिन चलो हम फंसे। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2007 से लेकर 2012, यानी माननीय खंडूरी जी जो रिनॉन फौजी, ईमानदार फौजी की कैबिनेट में अगर दिवाकर भट्ट जी आंदोलन के साथ ही रहे हैं माननीय खंडूरी जी के, और उसके तहत सम्मान के तहत अगर उन्होंने उनको अपना एक कैबिनेट दिया, और उस कैबिनेट के माध्यम से तो नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत जो इल्जाम उन पे लगा रहे हैं स्वामी रामदेव वाला, तो जब 2012 में इनकी सरकार आई थी तो इनको किसने रोका था उस व्यक्ति को बिहाइंड द बार करना? ऐसा बोलना, उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन सच्चा इंसान, धरती पुत्र और सच्चा जो शासक होगा, ईमानदार शासक होगा, उसको पहला काम करना था दिवाकर भट्ट जी को कटघरे में खड़ा करके बिहाइंड दी बात करना। वो कौन रोकता है इनको? इन लोगों की आदत सी बन गई है एक दूसरे पे उंगली उठाते हुए, और चोर मौसेरे भाई की तरह। अगर ये 11-21 साल से इस राज्य को संचालित कर रहे हैं दोनों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो वो हमको शीशे के घरों में बता रहे हैं, जो हम रेंगते हुए हमारे मुद्दों पे ये मजबूर होते खेलने के लिए। गैरसैंण किसका मुद्दा था? ये मजबूर है दोनों दलों की फुटबॉल। किस तरह से इन्होंने 21 साल से इस राज्य को बिना स्थायी राजधानी का चला रहे हैं। ये संवैधानिक अपराधी हैं मैडम, संवैधानिक अपराध कर रहे हैं लोग। इनको ये नहीं मालूम कि किसी भी राज्य का अस्तित्व तभी होता है जब उसकी राजधानी होती है। इन लोगों को ये इतने, मतलब मैं बेईमान नहीं कहूंगा, लेकिन इतने ऐसे लोग हैं कि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत हमारी परिसंपत्तियां
उत्तर प्रदेश के गिरवी रख दी गई हैं और उनको छड़ाने के लिए न भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, न कांग्रेस ने काम किया। जी बिल्कुल अनिल जी, जी पीसी थपियाल जी आऊंगी आपके पास। अनिल जी जवाब दें आप पीसी थपियाल जी की बात का। देखिए थपलियाल जी की मैं बात का जवाब ये देना चाहता हूँ। पहली बात उनकी दिवाकर भट्ट जी पर आरोप की। दिवाकर भट्ट जी पर आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया था, स्वामी रामदेव ने लगाया और उस समय खंडूरी जी ने उस बात को जस्टिफाई किया कि उन्होंने आपसे चंदा मांगा होगा अगर पार्टी के लिए, तो वो अलग बात है। इस प्रकार की बात उन्होंने बात करके उस बात को इग्नोर करने का काम किया था। कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया था, इसलिए उस बात को पहले दुरुस्त करने। दूसरी बात यह है कि गैरसैंण की बात आदरणीय थपलियाल जी ने कहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनपे उस समय आरोप लगा था और उस बात को स्वीकार किया था बीजेपी के साफ कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मैं ये कह रहा हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था कि उन्होंने पैसे लिए होंगे। ये मसला कांग्रेस का इसमें नहीं थी। बीजेपी बनाम रामदेव था और बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री खंडूरी जी ने स्वीकार किया था उन्होंने पैसे लिए होंगे, स्वीकार कर लिया था उन्होंने। तो ये बात मैं अब ये रामदेव देने वाला हमें साहब मैं एक बात अब कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं गैरसैंण पे आना चाहता हूँ। आपने गैरसैंण की बात कही। गैरसैंण उत्तराखंड का एक आत्मिक और बहुत ही इमोशनल मुद्दा रहा और उस पर जो भी वहाँ बिल्डिंग भी बनी है, विधानसभा सत्र भी शुरू हुआ है, तो मैं आज भी कहना चाहता हूँ उसमें हरीश रावत जी का जो योगदान है, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो मैं समझता हूँ इसका मतलब फिर ये वाली बात है कि अगर कोई उत्तराखंड के लिए कुछ करके भी जा रहा है तो आप उसका भी एहसान मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि विधानसभा सत्र हेलो जी जी अपनी बात पूरी करें, सुन रहे हैं हम आपको। कि विधानसभा सत्र अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है और ये बीजेपी सरकार ने विधानसभा सत्र भी 3-3, 4-4, 5-5 दिन ही करके पूरा एक फॉर्मेलिटी की है, उस बात पे भी थपलियाल जी आपने इस उत्तराखंड के हित में मुद्दे की बात नहीं उठाने की प्रयास किया। धरना देने के लिए भी हम लोग गए थे गैरसैंण में, माननीय श्री प्रकाश जोशी जी के नेतृत्व में गए। देहरादून में हम लोगों ने गांधी पार्क पे धरना रखा कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड का मजाक बना रही है, उत्तराखंड में विधानसभा सत्र नहीं कर रही है जो नियमानुसार होना चाहिए था, 2-3 दिन करके उसको समाप्त कर रही है। तो अगर विधानसभा बैठने के लिए जिसको आप चुनते हैं और वो विधानसभा सत्र ही नहीं बैठता है और वहां पर काम ही नहीं होता है, तो ऐसे विधानसभा को ठेके पे दे देना चाहिए, जिससे कम से कम कुछ कमाई उत्तराखंड की सरकार को। जी बिल्कुल। ये बात रख करके अनिल जी आपके पास आऊंगी। अनिल जी इस पर मैं सीमा जी का जवाब लेना चाहूंगी, आपके पास आऊंगी। जी सीमा जी क्या कहना है आपका? कार्यों की तो बात जाने ही दे, अनिल जी का तो साफ कहना है कि विधानसभा सत्र ही पूरे नहीं होते भाजपा की सरकार में। अनिल जी तो कभी संतुष्ट हमसे हुए नहीं है मैडम, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है मैडम को। मैं माफी चाहता हूँ, आपको जानकारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, आपने अभी तक इतना कुछ बोला मुझे कि हमने ये सब हमने करा, आप गैरसैंण में भी आपने ले लिया, हमने बनाया तो अब आप उसके भी आप हकदार हो गए, हर चीज के हकदार तो आप हो गए। आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री देनी है, मैं कहती हूँ कि देनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, बाकी कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। क्यों दे हम बिजली फ्री? और आप लोग यही सिलेंडर भी देने को तैयार नहीं है। आप सिलेंडर देने को तैयार नहीं है। ठीक है सीमा जी, अनिल जी, सीमा जी, अनिल जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद आऊंगी तो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड में बातचीत कर रहे हैं, खासतौर से चुनाव से पहले जिस तरह से तमाम पार्टियों के द्वारा तमाम घोषणाओं की बौछार की जाती है, जनता को क्या इससे कोई फायदा होगा और क्या वाकई में ये घोषणाएं पूरी होंगी चुनाव से पहले, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं,
यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। मैं रश्मि सिंह 186 विधानसभा क्षेत्र अमेठी व अमेठी जनपदवासी प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और माँ लक्ष्मी आपको धन, यश, कीर्ति सभी को प्रदान करे। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं घोषणाओं की बौछार, क्या होगा 2022 में बेड़ा पार। हमारे साथ तीनों ही लोग पैनल में जुड़े हुए हैं। सीमा दौरा जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ी है, पीसी थपियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से, और इसके साथ ही साथ अनिल भास्कर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा जी, जिस तरह से आपका कहना है, यकीनन जो बात आप कह रही थी उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में जब तक उतना आत्मनिर्भर देश या राज्य नहीं हो पाता है तब तक हमें तमाम फ्री चीजों को देने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप बुनियादी जरूरतें जनता की पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ऐसे में शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, कोरोना महामारी जब आई और जब तब चारों ओर त्राहिमाम करती हुई जनता को देखा, दुर्दशा को देखा, तो इस बात को लेकर एक बार सवाल उठने लगे थे कि राजनीति में अब इन मुद्दों का सामने आना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना थोड़ा सा कम हुआ और राजनीति का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ, चुनाव का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ, तमाम बातों को पीछे छोड़कर, शिक्षा को पीछे छोड़कर, मेडिकल को पीछे छोड़कर, स्वास्थ्य सुविधाओं को पीछे छोड़कर, ऑक्सीजन को पीछे छोड़कर एक बार फिर से तमाम जाति, धर्म, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, फ्री बिजली, इन तमाम मुद्दों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका? क्या इन मुद्दों के साथ शुरुआत की जा सकती है? और यदि आप कह रहे हैं कि शुरुआत की जा सकती है तो भाजपा ने भी तो सही तौर पर शुरुआत नहीं की है। जी, मैं यही बार बार इनको बात सुन रही थी कि ये लोग कहते हैं बिजली हमने वहां दिल्ली में फ्री कर दी, यहाँ पर हम फ्री कर देंगे, क्यों नहीं फ्री करी? बिजली क्यों फ्री करे? बिजली आती है ना, गवर्नमेंट के पास बिजली आती तो बिजली लेने का उनको अधिकार है। हम महंगी नहीं करे पर जो रेट जायज है वो तो लेने चाहिए ना। शिक्षा जरूर फ्री होनी चाहिए जिनको जरूरत है शिक्षा की। अगर इंसान को शिक्षा मिल जाती है और शिक्षित हो जाता है, वो अपने दम पे खड़ा हो जाता है, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज को फ्री लेने की। वो कभी मांगेगा भी नहीं अगर वो सक्षम होगा तो। पानी की देख लीजिए, पानी की इतनी, उत्तराखंड में पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। 1 रुपए पर हम लोगों ने उनको कनेक्शन दिया लोगों को। पहाड़ों में मैंने खुद देखा है, पहाड़ों में लोग जो है वो बाल्टी लेकर घंटों कितनी दूर जाके पानी लेकर आते थे, उनके पास कनेक्शन है वाटर का। तो शिक्षा और अगर मेन जो बुनियादी चीजें हैं वो मिल जाए तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती। वो तो भ्रष्टाचार होता है, वो तो हम गलत बैसाखियां पकड़ा देते हैं लोगों को ऐसी चीजें देकर कि आप लोग डिपेंडेंट हो जाओ। क्यों डिपेंडेंट हो जाओ? यू शुड बी क्वालिफाइड। बच्चों को इतना पढ़ा दीजिए कि वो सक्षम हो जाए, लोगों को रोजगार दे दीजिए, लेकिन रोजगार जी, लेकिन सीमा जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बेरोजगार की यदि बात की जाए, उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है, ये सबको पता है। और बेरोजगारी के लिए पिछले 4.5 साल में जिस तरह का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। अब जरूर आवेदन शुल्क फ्री कर दिया गया, लेकिन अभी मार्च में चुनाव होने वाले, तब तक कितना रोजगार दे लेंगे आप? नहीं देखिए, स्वरोजगार का तो हमने कब से कर रखा है। देखिए जो लोग बाहर रहते हैं, पूरा आप पहाड़ों में जाके देखिए, इनके टाइम पे तो पहाड़ के पहाड़ खाली हो गए थे। आज हम उनको ये कहते हैं कि वापस अपने पास आइए, वापस अपने राज्य में आइए, वापस आके काम करिए, स्वरोजगार करिए। सबको जॉब नहीं मिल सकती। जॉब सीमा जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उत्तराखंड में पलायन की भी अगर स्थिति देखी जाए तो कोरोना काल में जितने लोग वापस आए थे, कोरोना की दर कम होते होते एक बार फिर से पलायन शुरू हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड में करने के लिए उस तरह से स्थितियां या चीजें नहीं है। इस पर तमाम सरकारें कहती जरूर है, भाजपा सरकार को भी जिस तरह का काम करना चाहिए था पिछले 4.5 साल में, वो जमीन तैयार नहीं हुई है। यही वजह है कि कोरोना खत्म होते होते एक बार फिर से वापस उत्तराखंड का युवा पलायन की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। आपके पास वापस आऊंगी। पीसी थपियाल जी, क्या कहना है आपका? जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, यकीनन आप धरती पुत्र होने की बात करते हैं, जमीनी मुद्दों की बात करते हैं। राजनीति में इस तरह के मुद्दों को आगे आना चाहिए और इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी का जब मुद्दा आता है तो बेरोजगारी को लेकर हाय है इतने सालों से मच रही है, पर हल नहीं निकल रहा है। क्या कहना है आपका?
देखो, हल निकालने के लिए विजनरी लीडरशिप की जरूरत होती है। आपने अभी देख लिया, अपनी पैनल में आपको लग गया होगा कि किस तरह की बातें ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इनको धरती या जमीनी ज्ञान ही नहीं है कि इन्होंने किस तरह से इस राज्य के जो संसाधन हैं उनको कभी भी जनहित में, अगर हमारे जनसाधन, अगर हम इनको, अगर मैं बोलूं कि आपके संविधान, ये कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस काल में ही एक संशोधन हुआ था 73rd और 74 अमेंडमेंट, जो इनको नहीं मालूम होगा, पंचायती राज एक्ट। और पंचायती राज एक्ट में अगर पंचायतों को ये ताकत देते तो आज ये समस्या नहीं आती जो पलायन होकर मजबूर है युवा। इन्होंने क्या किया, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर राज्य के संसाधन अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए। ये जो गैंग बना हुआ है नेताओं का, जो पूरी पहाड़ के खनन को अपने हाथों, हर विधायक खनन मास्टर हो रखा है। इनको नहीं मालूम बेचारों को, इनको ये नहीं मालूम कि किस तरह से पंचायतों को अगर हमें जी माफ कीजिएगा, समय हमारे पास कम है। अनिल जी अपनी बात आप कम शब्दों में रखें। जी अनिल जी अपनी बात आप कम शब्दों में रखूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश के सर्वोच्च स्थान में बैठे हुए हैं, 5 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं जी बिल्कुल। पीसी थपियाल जी समय की मेरे पास कमी है। अनिल जी से भी मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। अनिल जी अपनी बात रखें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पंचायती राज वाले मैटर पे जी जल्दी से, हमारे पास समय की कमी है, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं बात रखना चाहता हूँ, मतलब उसमें थपलियाल जी ने जो कहा कि वो पंचायती राज वाली बात पर, तो कांग्रेस ने जब उस समय तिवारी जी के समय में बिल्कुल क्षेत्रवार, उसमें रुद्रप्रयाग में भी और पहाड़ के अन्य उसमें भी लघु उद्योगों की स्थापना करने का योजना बनाई थी। लेकिन उसके बाद जो 2007 में सरकार आई, उसने उस सारी योजना को बंद कर दिया और बाद में वो लागू नहीं हो पाई। ये स्थिति उसकी बात बनी है, ये बात सही है। फिर दोबारा से उस पर किसी ने काम नहीं किया क्योंकि उसमें बहुगुणा जी है और उस विजन को आगे नहीं बढ़ा पाए, और माननीय हरीश रावत जी जो है उनकी सरकार को जी बिल्कुल अनिल जी, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना होगा। देखना होगा कि जनता आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से सिलेक्शन करती है, और जनता बहुत ही समझदार है। धीरे धीरे आप 1-2 बार जरूर फंसा ले, लेकिन धीरे धीरे जनता को आखिर समझ में आ ही जाता है कि उसके हित में क्या है। फिलहाल अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीसी थपियाल जी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सीमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ शिशुपाल रावत जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड में तमाम मुद्दों को लेकर, बौछारों को लेकर जो घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तमाम घोषणाएं जब की जाती हैं तो क्या धरातल पर ये तमाम घोषणाएं पूरी हो सकती हैं? जनता एक न एक दिन इन सभी बातों को समझ जाती है, जान जाती है, और उसी के आधार पर चुनाव का नतीजा निकलकर सामने आता है। कुछ ही समय में चुनाव है, ये बात भी साफ हो जाएगी। तब तक के लिए लगातार हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। खास मुद्दों को लेकर आपसे फिर मुलाकात करते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।